Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today lecture number 21, General Science class 8, and it is week 8 of our online classes. आज हमारा जो मेजर मौजू है वो इंशाल्लाह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ये मौजू है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कैन काज डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन, और उन्हीं के बारे में असल में यहाँ पे बात हो रही है। इनमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म हैं और कुछ लॉन्ग टर्म हैं। शॉर्ट टर्म मीन के दे live for some time, they are not present for longer period of times. For example, due to air pollution we have irritation in our eyes. तो हवा में मौजूद जो obnoxious गैसेज हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऐसी गैसेज हैं विच कैन काज इरिटेशन इन आवर आइज़। इसी तरह से नोज़िया यानी सर चकराना या वोमिट फील होना, तो ये भी हो सकता है। और कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के, जिनमें चंद मैंने यहाँ लिखे हैं। एक है कि लो बर्थ रेट, तो ह्यूमन फर्टिलिटी और फेकंडिटी रेट डिक्लाइंस ड्यू टू नॉन हेल्दियर एयर। तो ऐसी हवा जो पोल्यूटेड हो, जिसमें टॉक्सिक मटेरियल्स या पोल्यूटेंट्स मौजूद हों, इट लीड्स टू रिडक्शन इन ह्यूमन फर्टिलिटी और फेकंडिटी रेट। तो इंसानी पैदाइश जो है ना, उसके अमल को ये स्लो करती है। ब्रोंकाइटिस मीन स्वेलिंग ऑफ एयर पैसेजवेज। तो ब्रोंकस मीन हवा का रास्ता और टिस मीन स्वेलिंग, तो लिहाजा ब्रोंकाइटिस मीन स्वेलिंग इन लंग्स। तो ये जो लंग्स के अंदर हवा के रास्ते हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है, और इट कैन बी अ परमानेंट प्रॉब्लम स्पेशली फॉर दोज पीपल हु कंटिन्यूसली और फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम्स हैपन टू ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर्स। सिमिलरली एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और वो है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर ज़ाहिर है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस को कहते हैं, और हवा के अंदर मौजूद पोल्यूटेंट्स के हायर लेवल, ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के और कार्बन मोनोऑक्साइड के, और कम क्वांटिटी की लेस क्लीन एयर जिसमें ऑक्सीजन कम हो, उसमें ज़्यादा देर तक या ज़्यादा अरसे तक सांस लेने से लंग कैंसर हो सकता है, और ये सीरियस प्रॉब्लम है और एंड कैन बी फैटल। डेथ इन CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स में भी डेथ होती है, और इससे ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन IQ लेवल जो है ना वो ड्रॉप होते हैं। तो लिहाजा ये देखा गया कि जो कंजेस्टेड पोल्यूटेड एयर वाले एरियाज़ हैं दुनिया में, वहाँ पे लोगों का IQ लेवल और इंटेलिजेंस लेवल कम होता है, और उसकी बहुत सारी काजेज़ में से एक काज एयर पोल्यूशन है। स्ट्रोक हो सकता। स्ट्रोक मीन कि सम सेल्स डाई इन द ब्रेन, और जिस बॉडी के जिस हिस्से को वो कंट्रोल करते हैं वो हिस्सा जो है वो उसका पैरालिसिस भी हो सकता है। तो स्ट्रोक जो कि ब्रेन सेल डेथ से पैदा होता है, ये एक बड़ा सीरियस डिसऑर्डर है, तो ये भी एयर पोल्यूशन से हो सकता है। इसी तरह से किडनी फेलियर हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकती है, and these all are the permanent or long term problems which are caused by air pollution. अच्छा, इसके बाद हमारा जो आज का सही मौजू है लेक्चर नंबर 21 का, वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, ये वाला। तो ever since the dawn of human civilization, certainly there must have been increased level of air pollution. तो इंसान जब सिंपल था, गारों में रहता होगा,
और उस वक़्त वो आग या तो जलाता ही नहीं था या कम जलाता होगा। कहते हैं कि कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर जो है ह्यूमंस ने ये कोई 6-7 लाख साल पहले शुरू किया। तो उससे पहले दुनिया में इतनी आग नहीं जलती होगी और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी। इंसान जंगल भी नहीं काटता होगा, तो लिहाजा दरख्त ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। बहरहाल ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का एडवांस हुआ है तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत बढ़ गई हैं। वी hew down forests, we hew down trees, we clear away the water courses, we drain off puddles and swamps। और उसमें मकसद यही होता है कि इंसानों की जो है ना शहर आबाद किए जाएं, रेलवे लाइनें गुजारी जाएं, इंडस्ट्री लगाई जाए और इस तरह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है और उससे यकीनन पोल्यूशन जो है ना वो भी बढ़ती है और इंसान की हेल्थ पे भी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एडवांस और उसके साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना, ये दो ऐसे फैक्टर हैं विच आर द फंडामेंटल काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का यानी इंडस्ट्री लगाने का, जंगलों को साफ़ करने का, दरियाओं को, वाटर चैनल्स को बंद करने का, नए डैम्स बनाकर उस इलाके की वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने का, ये जो अमल है ना इंसान का इंडस्ट्री लगाने का, इससे इन्वायरमेंट में क्या असरात हुए हैं? इससे बहुत सारे असरात हुए हैं, लेकिन हम यकीनन वही देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है। इनमें से एक है बड़ा फेमस है जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। एसिड रेन्स, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, मैंने लिखे हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम विद इट, दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, और फिर एसिड रेन्स और ओजोन डिप्लीशन, ये हम इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये मैंने एक रफ सा ग्रीन हाउस बनाया है। ग्रीन हाउस आर ऑफन ग्रीन हाउस आर मेड टू ग्रो समर प्लांट्स इन विंटर, और उसकी लॉजिक ये है कि ग्रीन हाउस जो होते हैं ना अमूमी तौर पे ये या तो शीशे के गिलास के बने या पॉलीथीन के बने होते हैं, और इन ग्रीन हाउसेस के अंदर टेम्परेचर जो है ना वो सराउंडिंग एयर से ज़्यादा होता है। तो लिहाजा विंटर में जब बाहर समर या विंटर के दिन होते हैं और टेम्परेचर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वी कैन ग्रो
summer plants inside the greenhouse because of an increased temperature inside the greenhouse. तो लिहाजा मौसम सरमा में, मौसम गर्मा के प्लांट्स हम ग्रीन हाउस के अंदर उगा सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या यानी टेम्परेचर का इंक्रीज, जो कि ये डिफरेंस मैंने शो किया कि इन ग्रीन हाउस आउटसाइड टेम्परेचर इज़ लेस वाइल द इनसाइड टेम्परेचर इज़ मोर। तो सर्दियों में ऐसा क्या होता है ग्रीन हाउस के अंदर, ये हमें समझना है कि क्यों ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हम ये समझ लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है और ज़मीन के टेम्परेचर को या ग्लोबल वार्मिंग करने में इसका क्या रोल है। तो आप देखें ग्रीन हाउस में होता असल में ये है कि ग्रीन हाउस में जब सनलाइट आती है फ्रॉम सन, तो ये जो पॉलीथीन इसके ऊपर है, इट अलाउज सनलाइट की जो शॉर्ट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये भी बच्चों को पता हो तो अच्छी बात है कि सन से जो रोशनी आती है इसमें ज़्यादातर शॉर्ट वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती है, शॉर्ट वेव की इंफ्रारेड होती है, और ये पॉलीथीन के शापर बैग वगैरह में से गुजर के इस ग्रीन हाउस के अंदर आ गए। आप देखिए इस ग्रीन हाउस के अंदर आने के बाद ये यहाँ अर्थ, ये जो फर्श है ग्रीन हाउस का, इसके साथ टकराने के बाद इट विल ट्राई टू डिस्पर्स बैक और रेडिएट बैक, लेकिन ये जो रेडिएशन ऑफ बैक रेडिएशन है ना, इसकी ये ब्लॉक हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब ये लाइट अंदर आती है तो इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, एंड व्हेन इट ट्राइज टू गो बैक एंड ट्राइज टू गेट डिस्पर्स्ड इन द सराउंडिंग्स, ये वापस नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और ये लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड रेज में चेंज हो जाती है, यानी हीट की फॉर्म में। ये ज़्यादा लाइट की फॉर्म में है, ये ज़्यादा हीट की फॉर्म में वापस जाने की कोशिश करती है, बट इज़ ब्लॉक्ड विद इन, क्योंकि ये पॉलीथीन का शापर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ इस तरह का है कि वो अब इसको बाहर नहीं जाने दे रहा। सो इट विल बी लॉक्ड इन एंड इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द एयर, और ये चीज़ जो है ना ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। यानी बाहर ठंड होने के बावजूद ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इस चीज़ को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट वेव्स की जो सनलाइट आती है वो ट्रैप हो जाती है अंदर, इट कैन नॉट बी रिफ्रैक्टेड बैक, इट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक, नॉर इट कैन बी रिफ्रैक्टेड बैक थ्रू पॉलीथीन शापर बैग। तो लिहाजा इसके अंदर लॉक होने की वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक दूसरा इफ़ेक्ट है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है यहाँ पे, और वो है कि कन्वेक्शन, यानी हवा की जो हलचल है ना वो भी ब्लॉक है ना, कि ऐसे फ्रीली हवा अंदर आ नहीं रही और अंदर से टेम्परेचर को कैरी करके बाहर जा नहीं रही। तो ये जो पॉलीथीन इसके ऊपर है ग्रीन हाउस के, या शीशा है, ग्लास है, ये वाल्स का भी काम कर रहा है और एयर की मूवमेंट को भी तो रोक रहा है। लेकिन ये चीज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम स्टडी नहीं करते। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से लाइट जो है ना वो अंदर आती है और हीट की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। इस चीज़ को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये आजकल हमारी पूरी ज़मीन के साथ भी हो रहा है। कैसे? तो लेट अस सी हाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ बीइंग फेल्ट बाय ऑल आवर ग्लोब। ये हमारी अर्थ है, ग्लोब।
and it is wrapped in denser gases like carbon dioxide, water vapors, methane, ozone, CFCs as well, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। ये यहाँ जितनी मैंने गैसेस लिखी हैं ना, ये सारी या तो डाइएटॉमिक हैं या एटलीस्ट दे आर हैवियर देन नॉर्मल एयर। ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, तो दे आर हैवियर। और ये गैसेस जो है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ स्पेशली लिंक्ड विद ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन burning of fire for cooking purposes, for industrialization purposes, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं ना, इनमें पिछले 150-200 साल में, 300 साल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। विद द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वी आर कुकिंग मोर ब्रेड, वी आर क्लियरिंग मोर ट्रीज, वी आर मेकिंग मोर फायर्स, वी आर मेकिंग मोर व्हीकल्स। तो इन सारी एक्टिविटी की वजह से ये गैस बहुत बड़ी है। फिर ह्यूमन एनिमल्स यानी जो लाइव स्टॉक है, जो इंसान, हम प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए लाइव स्टॉक जो है उसकी फार्मिंग करते हैं। लाइव स्टॉक प्रोड्यूसेस डंग, गोबर, एंड गोबर व्हेन इज बायोडिकेटेड प्रोड्यूसेस मीथेन। और फिर मीथेन जो है ये ज़ाहिर है मिट्टी में से भी निकालते हैं और वो भी लीक हो जाती है। तो मीथेन इज़ अनदर हैवियर गैस। ये गैसेस पिछले 300-400 साल से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये ज़मीन के गिर्द यूँ फैल गई हैं और इन्होंने ज़मीन को यूँ लपेट लिया है कि जैसे एक ब्लैंकेट जो है ना वो पूरे ग्लोब के इर्द गिर्द चढ़ा दिया गया। अब ये सारी गैसेस ऐसी गैसेस हैं कि जो हीट को ट्रैप करती हैं। होता ये है कि सनलाइट व्हेन इट कम्स टू आवर ग्लोब, आवर अर्थ होम, ये सनलाइट आती हैं शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में। देन आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अर्थ दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव हीट रेज या लॉन्ग वेव इंफ्रारेड। बट दीज मॉलिक्यूल या these heavier gases they trap these long waves। तो इन इंफ्रारेड लॉन्ग वेव्स को, जो कि हीट की फॉर्म में अर्थ से टकराकर वापस जाना चाह रही हैं, उनको ये मॉलिक्यूल जो है ना इन हैवियर गैसेस के, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, इनमें इवन पानी के मॉलिक्यूल भी शामिल हैं, ये इनको ट्रैप कर लेते हैं। एंड सम ऑफ इट although after trapping may disperse into the space, but some of it is reflected back to the earth। तो लिहाजा ज़मीन के गिर्द एक ऐसा ब्लैंकेट पैदा हो गया है जिसने हीट ट्रैप करना शुरू की है। ये ब्लैंकेट बिल्कुल उस पॉलीथीन के शापर की तरह, उस पॉलीथीन का जो कवरिंग ग्रीन हाउस के ऊपर होती है या ग्लास जो ग्रीन हाउस के ऊपर होता है, बिल्कुल उसकी तरह बिहेव कर, एंड इट इज़ ट्रैपिंग हीट। तो लिहाजा अननेसेसरीली आवर ग्लोब इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर एंड वार्मर। मोर दीज गैसेस वी विल बी प्रोड्यूसिंग, more greenhouse effect will be present all around our globe, and more hot and hotter our globe will become, and more its effects will be felt। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये आप बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि ज़मीन पूरी आप देखें ऐसे है कि जैसे उसने एक अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया हो, और इसकी वजह से पूरी ज़मीन एक ग्रीन हाउस बन गई है और ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, अगर ये ना होता ज़मीन के इर्द गिर्द तो ज़मीन का टेम्परेचर गालबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो कि इस वक्त तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द एवरेज है ज़मीन के अपर सरफेस का। तो लिहाजा ज़मीन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रखने का मतलब ये है कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है ना, उसके सर्वाइवल में यकीनन इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया होगा। जब ये गैसेस ज़मीन के ऊपर बिल्कुल नहीं थी या ना थी तो ज़मीन ठंडी होगी, लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ तो उसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 30 डिग्री इसके सरफेस का हो गया। लेकिन यही 30 डिग्री एक्चुअली इज़ गुड फॉर लाइफ। अगर इसमें थोड़ा सा भी इजाफा हो, मसलन ये 30 से हम फ़र्ज़ करते हैं 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो आप देखें कि ज़मीन विच इज़ अ ह्यूज बॉडी, तो इसका 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने का मतलब ये है कि इट हैव अब्जॉर्ब्ड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलोरीज ऑफ हीट। तो ज़मीन कोई एक पानी का गिलास या चाय का कप नहीं कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ अ ह्यूज मैस। तो लिहाजा lot of heat content it have absorbed and it have led to 1 or 2 डिग्री increase in temperature। और इसके जो इफ़ेक्ट, इस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी पूरी ज़मीन गर्म हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन जनरेटेड गैसेस की वजह से। तो लिहाजा ये जो पूरा ज़मीन जो है ना एक गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके लाइफ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पूरे ज़मीन के ऊपर इसके तरह तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इससे पैदा होते हैं। तो मैं एक दफ़ा रिपीट करके इसको ख़त्म करता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि लाइट की ट्रैपिंग की वजह से ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, और इस की वजह से हम ग्रीन हाउस में वो प्लांट भी काश्त कर लेते हैं जो कि होते गर्मियों के हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में हम ग्रीन हाउस में उनको उगा लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर पूरी ज़मीन के ऊपर हो, यानी पूरी ज़मीन एक ग्रीन हाउस की तरह गर्म होना शुरू हो जाए और ग्रीन हाउस के ग्लास या उसके पॉलीथीन की तरह इंसान की पैदा करदा गैसें जो हैं ये बिहेव करें, तो इस चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ज़मीन के साथ ये जो अमल हो रहा होता है इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये इंसान की ह्यूमन जनरेटेड एक्टिविटीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है। तो लिहाजा इंसान की पैदा करदा एयर पोल्यूशन की वजह से ये हो रहा है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जगह की पैदा करदा गैसेस दूसरी जगह किसी जगह ज़मीन पे जाएंगी, दूसरी जगह की इधर को आएंगी, तो लिहाजा इसमें गैसेस पैदा कोई और कर रहा है और असर उसका पूरे ग्लोब के ऊपर हो रहा है। कोई भी इंसान इससे या ज़मीन का कोई भी खित्ता इससे महफूज नहीं है। तो इंशाल्लाह हम अपने इसी को ग्लोबल वार्मिंग और इसके इफ़ेक्ट्स को इंशाल्लाह अगले तीसरे लेक्चर में जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।